आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने जो स्रोत और नोट्स हैं, उनका विषय सच में बहुत ही खास है। बिल्कुल। हम भारतीय संविधान के कुछ सबसे महत्वपूर्ण पन्नों को पलटने वाले हैं। आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य संविधान के अनुच्छेद 50 से लेकर 100 तक का एक विस्तृत और रोचक विश्लेषण करना है। और ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि इस देश की सरकार, संसद और राष्ट्रपति असल में कैसे काम करेंगे। सही कहा। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये कोई साधारण कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक विशाल लोकतांत्रिक देश को सुचारू रूप से चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। तो बिना देर किए इसे डिकोड करना शुरू करते हैं। शुरुआत में ही एक बहुत ही शानदार विचार देखने को मिलता है जो अनुच्छेद 50 में छिपा है। अनुच्छेद 50। हाँ, ये अनुच्छेद कहता है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखे। देखने में ये एक बहुत ही सीधी और साधारण सी लाइन लगती है, लेकिन मैं सोच रही थी कि इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। ये दर्शन न सिर्फ गहरा है, बल्कि किसी भी मजबूत लोकतंत्र की सबसे बुनियादी शर्त भी है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो इसके पीछे का कारण बहुत स्पष्ट हो जाता है। सोचिए कि अगर जो सरकार कानून बना रही है और उसे लागू कर रही है, वही सरकार ये भी तय करने लगे कि सही क्या है और गलत क्या है, तो क्या होगा? बिल्कुल। क्या कभी किसी आम नागरिक को सरकार के खिलाफ निष्पक्ष न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्योंकि तब सरकार अपने ही मामलों में खुद ही जज बन जाएगी। हाँ, ये तो सीधा सीधा हितों के टकराव, मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो जाएगा। एकदम सही पकड़ा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 50 के जरिए ये सुनिश्चित किया कि अदालतें पूरी तरह से स्वतंत्र रहें। उन पर सरकार, पुलिस या मंत्रियों का कोई दबाव ना हो, ताकि वो बिना डरे काम कर सके। हाँ, यही अलगाव न्यायपालिकाओं को निष्पक्ष बनाता है। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, तभी वह बिना किसी डर या पक्षपात के नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सकती है और जरूरत पड़ने पर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर सकती है। ये सचमुच एक ऐसा ढांचा है जो लोकतंत्र को बचाए रखता है। अब इसके ठीक बाद अनुच्छेद 51 आता है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि किसी भी देश का संविधान सिर्फ उसकी अपनी सीमाओं के भीतर के मामलों से निपटता है। आम तौर पर ऐसा ही सोचा जाता है। लेकिन अनुच्छेद 51 पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बात करता है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो दूसरे देशों के बीच अच्छे और सम्मानजनक संबंध बनाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाले। बिल्कुल। ये देखना बहुत अद्भुत है कि हमारा संविधान सिर्फ अपने नागरिकों की ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर शांति की भी परवाह कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये भारत के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि कूटनीति और शांति को हमेशा आक्रामकता या युद्ध से ऊपर रखा जाना चाहिए। यह सिर्फ कागजों पर लिखा एक आदर्श नहीं है, बल्कि राज्य के लिए एक स्पष्ट दिशा निर्देश है। जब भी देश की विदेशी नीतियां बनाई जाएं, तो अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पूरा सम्मान होना चाहिए। एक तरह से ये दुनिया के सामने ये वादा है कि हम एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक की तरह व्यवहार करेंगे। ये एक बहुत ही मजबूत आधारशिला है। अब अगर हम इस आधारशिला से आगे बढ़ें तो हम संविधान के उस हिस्से में प्रवेश करते हैं जहां देश के सबसे ऊंचे पदों और सत्ता के असली खेल की बात होती है। चलिए कार्यपालिका की गहराई में चलते हैं। बिल्कुल, राष्ट्रपति और उनकी शक्तियां। हाँ, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो देश का संवैधानिक प्रमुख है। और फिर अनुच्छेद 53 ये स्पष्ट करता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति उसी राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? अगर सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, तो फिर सरकार के सारे फैसले प्रधानमंत्री क्यों लेते हुए दिखते हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है और यहीं पर संविधान की असली खूबसूरती और जटिलता नजर आती है। अनुच्छेद 53 भले ही सैद्धांतिक रूप से कहता है कि सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन संविधान का ढांचा ऐसा है कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग अपनी मर्जी से स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं। अच्छा, तो वो किसकी सलाह लेते हैं? वे इन शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि राष्ट्रपति राष्ट्र के एक ऐसे अभिभावक हैं जो सरकार के हर काम पर नजर रखते हैं। उनके नाम पर सारे फैसले लिए जाते हैं, लेकिन वे सीधे तौर पर राजकाज नहीं चलाते। तो राजकाज कौन चलाता है? राजकाज चलाने की जिम्मेदारी जनता द्वारा चुनी गई सरकार की ही होती है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ऐसे प्रमुख को चुन रहे हैं जो देश का प्रतिनिधित्व तो करता है, लेकिन रोजमर्रा की राजनीति से ऊपर होता है। अगर वे सीधे तौर पर राजकाज नहीं चलाते, तो फिर उन्हें चुना कैसे जाता है? अनुच्छेद 54 और 55 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में विस्तार से बताते हैं। हाँ, एक निर्वाचन मंडल के जरिए। वही आम चुनाव तो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं, जहां जनता सीधे वोट डालती है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। इसमें सिर्फ संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। आम जनता सीधे वोट क्यों नहीं देती? देखिए, इसके पीछे बहुत ही तार्किक कारण है। अगर आम जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती, तो राष्ट्रपति के पास भी प्रधानमंत्री के बराबर का जनादेश होता। इससे सत्ता के दो केंद्र बन जाते और दोनों के बीच हमेशा टकराव की स्थिति बनी रहती कि असली नेता कौन है। ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती। बिल्कुल, इसलिए उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राज्यों की विधानसभाओं को भी इसलिए शामिल किया जाता है ताकि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र सरकार के नहीं, बल्कि पूरे देश और सभी राज्यों के प्रतिनिधि महसूस हों। ये तो समझ में आता है, लेकिन अनुच्छेद 55 में जो चुनाव की पद्धति दी गई है, उसकी शब्द बहुत भारी हैं। आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात कर रही हैं? हाँ, और एकल संक्रमणी मत, या जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं, ये सुनने में किसी जटिल गणितीय फॉर्मूले जैसा लगता है। क्या हम इसे थोड़ा सरल तरीके से समझ सकते हैं? बिल्कुल। ये शब्द जटिल जरूर लगते हैं, लेकिन इसका सिद्धांत बहुत ही मजेदार है। आइए इसे रोजमर्रा के एक सरल उदाहरण से समझते हैं। हाँ, मान लीजिए कि कुछ दोस्त एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है। 3 विकल्प हैं, पिज्जा, पास्ता और बर्गर। हाँ, आम चुनाव में क्या होता है, आप सिर्फ अपनी एक पसंद बताते हैं। जिसे ज्यादा वोट मिले वही डिश ऑर्डर हो जाती है, भले ही बाकी लोगों को वह डिश बिल्कुल पसंद ना हो। हाँ, आम चुनाव तो ऐसे ही काम करते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। लेकिन इस एकल संक्रमणी मत प्रणाली में ऐसा नहीं होता। इसमें मतदाता सिर्फ एक विकल्प को नहीं चुनता, बल्कि अपनी पसंद के अनुसार उन्हें 1, 2 और 3 की रैंकिंग देता है। हाँ, मान लीजिए पहली पसंद पिज्जा रखी, दूसरी पास्ता और तीसरी बर्गर। रैंकिंग सिस्टम। समझ गई। अब जब गिनती होती है और पता चलता है कि पिज्जा को जीतने लायक वोट नहीं मिले और वो रेस से बाहर हो गया, तो आपका वोट बेकार नहीं जाएगा। अच्छा, मतलब मेरा वोट अब मेरी दूसरी पसंद को ट्रांसफर हो जाएगा। बिल्कुल सही। जो उम्मीदवार सबसे पीछे रह जाता है उसे बाहर कर दिया जाता है, लेकिन जिन लोगों ने उसे अपनी पहली पसंद माना था, उनके बैलेट पेपर पर जो दूसरी पसंद दर्ज होती है, वो वोट उन बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में जोड़ दिए जाते हैं, जब तक किसी को बहुमत न मिल जाए। हाँ, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को एक निश्चित कोटा यानी आधे से ज्यादा वोट नहीं मिल जाते। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, वो सिर्फ एक छोटे से गुट की पसंद नहीं होता, बल्कि ज्यादातर लोगों की पहली या कम से कम दूसरी पसंद जरूर होता है। बिल्कुल, और ये देश के सर्वोच्च पद की गरिमा के लिए बहुत जरूरी भी है। अब अगर कोई राष्ट्रपति बनना चाहे तो अनुच्छेद 58 के अनुसार उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 56 बताता है कि कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और अनुच्छेद 57 उन्हें दोबारा चुने जाने की छूट भी देता है। हाँ, इसके अलावा अनुच्छेद 59 स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकते। लेकिन मुझे जो बात सबसे अहम लगती है वो अनुच्छेद 60 और 61 में है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति भारत के संविधान की रक्षा और पालन करने की शपथ लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लेकिन अगर वे ऐसा करने में विफल रहें तो क्या होगा? तब अनुच्छेद 61 तस्वीर में आता है, महाभियोग या इम्पीचमेंट। महाभियोग की ये प्रक्रिया इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, देश का सर्वोच्च पद भी नहीं। सही बात है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि महाभियोग कोई राजनीतिक हथियार नहीं है जिसे सरकार जब चाहे इस्तेमाल कर ले। अनुच्छेद 61 स्पष्ट करता है कि ये केवल और केवल संविधान के उल्लंघन की स्थिति में ही चलाया जा सकता है। मतलब सिर्फ इसलिए कि राष्ट्रपति के विचार प्रधानमंत्री से नहीं मिल रहे हैं, उन्हें हटाया नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं, और इसे हटाना इतना आसान भी नहीं है। इसकी प्रक्रिया संसद में बहुत ही कठोर होती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि राजनीतिक रूप से जुटाना बेहद मुश्किल काम है। ये कठोरता इसलिए रखी गई है ताकि राष्ट्रपति बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सकें। एकदम सही। ये एक बेहतरीन सुरक्षा कवच है। इसी के साथ राष्ट्रपति के पास कुछ बेहद खास अधिकार भी होते हैं,
जैसे अनुच्छेद 72 जो उन्हें क्षमादान की शक्ति देता है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंड को माफ कर सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी उम्र कैद में बदल सकते हैं। और अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन सभी विषयों तक है जिन पर संसद कानून बना सकती है। हाँ, लेकिन ये क्षमादान की शक्ति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही मजबूत है, लेकिन अंततः ये इंसानों द्वारा ही चलाई जाती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कानूनी प्रक्रियाएं बहुत सख्त हो जाएं या किसी मामले में मानवीय दृष्टिकोण छूट जाए। तो ये एक तरह का सेफ्टी वॉल है। हाँ, क्षमादान की शक्ति न्याय व्यवस्था में दया का एक अंतिम द्वार है। ये राष्ट्रपति को ये अधिकार देती है कि वे कानून की कठोरता को कम कर सके ताकि न्याय के साथ साथ करुणा का भी एक संतुलन बना रहे। ये वास्तव में एक बहुत ही संवेदनशील संतुलन है। अब राष्ट्रपति भवन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस पद की बात करते हैं जो अक्सर चर्चा में कम रहता है, लेकिन जब संकट आता है तो उसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, उपराष्ट्रपति। बिल्कुल, अनुच्छेद 63। हाँ, अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, लेकिन अनुच्छेद 64 में जो लिखा है वो सच में चौंकाने वाला है। उपराष्ट्रपति असल में राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। ये पदेन या एक्स ऑफिशियो का क्या मतलब है? उनका मुख्य काम तो उपराष्ट्रपति होना चाहिए, फिर वे सदन क्यों चला रहे हैं? पदेन का सीधा सा मतलब है कि आपको कोई पद सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप पहले से ही किसी दूसरे पद पर बैठे हैं। अच्छा। चूंकि उपराष्ट्रपति के पास सामान्य दिनों में कार्यपालिका का कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है, इसलिए संविधान उन्हें यह दोहरी जिम्मेदारी देता है। जब वे उपराष्ट्रपति के रूप में कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे होते हैं तो वे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। ये तो बहुत ही व्यवहारिक व्यवस्था है, समय और पद दोनों का सही इस्तेमाल। बिल्कुल, लेकिन उनका सबसे महत्वपूर्ण काम तब सामने आता है जब अनुच्छेद 65 लागू होता है। मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, चाहे वो बीमारी हो, इस्तीफा हो या दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाए, तो देश बिना मुखिया के नहीं रह सकता। तो उपराष्ट्रपति तुरंत जिम्मेदारी संभाल लेते हैं। हाँ, ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में आ जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि देश का शीर्ष पद एक सेकंड के लिए भी खाली न रहे। और इसी निरंतरता को पक्का करने के लिए अनुच्छेद 62 और 68 इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर पद खाली हो तो जल्द से जल्द राष्ट्रपति के मामले में 6 महीने के अंदर नया चुनाव करा लिया जाए। सही कहा। अनुच्छेद 66 से 69 तक उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनके 5 वर्ष के कार्यकाल और शपथ का पूरा विवरण है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही करते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है अनुच्छेद 71 में। हाँ, चुनावी विवादों वाला प्रावधान। बिल्कुल, अगर इन दोनों शीर्ष पदों के चुनाव को लेकर कोई बड़ा विवाद खड़ा हो जाए तो उसका अंतिम निर्णय केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये प्रावधान हमें वापस हमारी चर्चा की शुरुआत में ले जाता है, अनुच्छेद 50 और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सोचिए, देश के सबसे बड़े पदों के चुनाव का विवाद है। अगर इसे चुनाव आयोग या संसद पर छोड़ दिया जाता तो राजनीतिक दबाव आ सकता था। इसलिए ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी अदालत को दी गई। हाँ, संविधान ने यह तय किया कि इस स्तर का विवाद कोई राजनीतिक संस्था नहीं सुलझाएगी। ये न्यायपालिका पर संविधान के सर्वोच्च भरोसे को दिखाता है। ये सारे बिंदु आपस में कितनी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहां से असल में पूरे देश की नीतियां बनती हैं और सत्ता का असली खेल चलता है, अनुच्छेद 74 और 75। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। हाँ, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और अनुच्छेद 75 बताता है कि इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। तो क्या यही वो जगह है जहां सैद्धांतिक शक्तियां वास्तविक शक्तियों में बदल जाती हैं? एकदम सटीक विश्लेषण है। यही वो जगह है जहां संसदीय लोकतंत्र का असली अर्थ समझ में आता है। हमारे यहाँ अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है जैसे अमेरिका में होती है। हमारे यहाँ देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो सीधे जनता को जवाबदेह है। बिल्कुल, ये मंत्रिपरिषद सीधे तौर पर लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, जिसका मतलब है कि वे सीधे तौर पर भारत की जनता के प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हैं। राष्ट्रपति को उसी मंत्रिपरिषद की सलाह माननी होती है जिसे जनता का समर्थन प्राप्त है। अगर सरकार के सारे फैसले प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ले रहे हैं
तो फिर राष्ट्रपति को इन फैसलों के बारे में पता कैसे चलता है? यहाँ अनुच्छेद 77 और 78 के बीच का संबंध बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। संचार का वो महत्वपूर्ण नियम। हाँ, अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। जो भी आदेश निकलेगा उस पर मुहर राष्ट्रपति की होगी। लेकिन अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य तय करता है कि वे राष्ट्रपति को सरकार के सभी कार्यों और फैसलों की पूरी जानकारी दें। ये एक बहुत ही जरूरी कम्युनिकेशन लूप है। भले ही राष्ट्रपति रोजमर्रा के फैसले नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके नाम पर क्या-क्या हो रहा है। अनुच्छेद 78 ये सुनिश्चित करता है कि देश का संवैधानिक प्रमुख अंधेरे में न रहे। इसी प्रशासनिक ढांचे में एक और बहुत ही अहम पद है जिसका जिक्र अनुच्छेद 76 में किया गया है, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार। हाँ, लेकिन सरकार को एक अलग से इतने बड़े कानूनी सलाहकार की जरूरत क्यों पड़ती है? इसे ऐसे समझिए कि भारत सरकार देश की सबसे बड़ी संस्था है। हर दिन सरकार के किसी न किसी फैसले, कानून या नीति को लेकर देश भर की अदालतों में हजारों केस दर्ज होते हैं। कोई नागरिक सरकार पर मुकदमा कर रहा होता है तो कोई कंपनी। तो सरकार को अदालत में अपना पक्ष भी रखना होगा? बिल्कुल। सरकार को हर रोज जटिल कानूनी मसलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में महान्यायवादी सरकार की कानूनी ढाल की तरह काम करता है। वह कोई राजनेता नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही योग्य कानूनविद होता है जो सरकार को अदालतों में बचाता है। कानूनी ढाल, ये उस पद की अहमियत को समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शब्द है। अब हम इस चर्चा के आखिरी और शायद सबसे ऊर्जावान हिस्से की ओर बढ़ते हैं, लोकतंत्र का मंदिर, यानी हमारी संसद। अनुच्छेद 79 से आगे। अनुच्छेद 79 संसद की संरचना के बारे में बताता है, और यहाँ एक ऐसा तथ्य है जो अक्सर लोगों को चौंका देता है। आमतौर पर जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में लोकसभा और राज्यसभा की इमारतें आती हैं, लेकिन अनुच्छेद 79 साफ कहता है कि संसद 3 भागों से मिलकर बनती है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये बहुतों के लिए नई जानकारी होती है। संसद में तो सांसद बैठते हैं, फिर राष्ट्रपति को इसका हिस्सा क्यों माना गया है? इसके पीछे कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया छुपी है। इस संसद का मुख्य काम क्या है? देश के लिए कानून बनाना। लेकिन कोई भी विधेयक या बिल सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से पास हो जाने पर ही कानून नहीं बन जाता, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर न करें। बिल्कुल सही। जब तक उस बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते, वो सिर्फ एक प्रस्ताव ही रहता है। चूंकि राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बन सकता, इसलिए वो विधायी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, और इसी कारण उन्हें संसद का हिस्सा माना गया है। के बारे में है, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। और दूसरी तरफ अनुच्छेद 81 है। हाँ, अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है, जिसमें जनसंख्या के आधार पर सीधे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं। इसी के साथ अनुच्छेद 82 एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी प्रक्रिया, परिसीमन या डिलिमिटेशन की बात करता है। ये परिसीमन असल में कैसे काम करता है? परिसीमन को आप एक केक काटने के तरीके से समझ सकते हैं। केक काटना कैसे? मान लीजिए आपके पास एक बड़ा केक है और उसे बांटने के लिए कुछ लोग हैं। समय के साथ कुछ हिस्सों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है और कुछ जगहों पर कम हो जाती है। अगर आप पुराने तरीके से ही सीटें बांटते रहेंगे तो प्रतिनिधित्व असमान हो जाएगा। मतलब किसी सांसद के पास बहुत ज्यादा जनता होगी और किसी के पास बहुत कम। बिल्कुल। इसलिए हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाता है। मतलब सीमाओं को फिर से खींचा जाता है ताकि हर सांसद लगभग एक समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। यही परिसीमन है। ये तो निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। इन दोनों सदनों के बीच एक और बहुत बड़ा अंतर है जो अनुच्छेद 83 में स्पष्ट होता है। हम जानते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसके बाद वो भंग हो जाती है और चुनाव होते हैं। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। हमें एक ऐसे सदन की क्या जरूरत है जो कभी भंग ही ना हो? ये व्यवस्था देश को किसी भी राजनीतिक शून्य से बचाने के लिए है। मान लीजिए कोई ऐसा समय आता है जब लोकसभा भंग हो चुकी है, चुनाव चल रहे हैं और अचानक देश पर कोई संकट आ जाए या कोई आपातकालीन कानून पास करना पड़े, तब क्या होगा? तब तो कोई सदन ही नहीं होगा जो कानून बना सके। यही बात है।
ऐसी स्थिति में राज्यसभा, जो कि कभी भंग नहीं होती, हमेशा मौजूद रहती है। ये निरंतरता बनाए रखती है और ये भी सुनिश्चित करती है कि जल्दबाजी में लिए गए लोकसभा के किसी फैसले पर विचार करने के लिए एक ठहराव वाला सदन मौजूद हो। ये सच में एक बहुत ही दूरदर्शी सोच है। आगे बढ़े तो अनुच्छेद 84 सांसद बनने की योग्यताओं की बात करता है। अब ये संसद काम कैसे करती है, इस पर आते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने, सत्र अवसान करने और लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 86 और 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित भी कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन मुझे इन सब में जो सबसे दिलचस्प नियम लगता है वो है अनुच्छेद 88। हाँ, अनुच्छेद 88 सच में एक बहुत ही विशेष प्रावधान है। इसके अनुसार सरकार का कोई भी मंत्री या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है और वहां बोल सकता है, भले ही वो उस सदन का सदस्य ना हो। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो भी वो लोकसभा में जाकर सरकार का पक्ष रख सकता है। लेकिन क्या वे वहां वोट भी कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर सीमा तय की गई है। उन्हें बोलने का अधिकार तो है, लेकिन मतदान करने का अधिकार सिर्फ उसी सदन में होता है जिसके वे असल में सदस्य होते हैं। और महान्यायवादी तो किसी भी सदन के सदस्य ही नहीं होते, फिर भी वे कानूनी मुद्दों पर सदन का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां ही बताती हैं कि संविधान को कितनी गहराई से गढ़ा गया है। अब इस विशाल संसद को चलाने के लिए कुछ प्रबंधकों की भी जरूरत होती है, वरना वहां तो सिर्फ हंगामा ही होगा। पीठासीन अधिकारी। हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा, अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। अनुच्छेद 90 एक उपसभापति के बारे में बताता है, जो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वहीं दूसरी ओर अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। अनुच्छेद 94 और 95 उनके पदों के खाली होने की प्रक्रियाओं के बारे में बताते हैं। इन पीठासीन अधिकारियों की भूमिका कितनी अहम होती है? पीठासीन अधिकारी किसी भी सदन के अंपायर की तरह होते हैं। उनकी भूमिका सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। वे तय करते हैं कि कौन बोलेगा, बहस नियमों के अनुसार हो रही है या नहीं, और कामकाज बिना किसी बाधा के चलता रहे। एक निष्पक्ष पीठासीन अधिकारी ही ये सुनिश्चित कर सकता है कि सभी को अपनी बात रखने का मौका मिले। बिल्कुल सही। और इस कार्यवाही से जुड़े दो और अहम अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 99, जो ये अनिवार्य करता है कि कोई भी व्यक्ति सांसद के रूप में तब तक काम शुरू नहीं कर सकता जब तक कि वो शपथ न ले ले। और अंत में आता है अनुच्छेद 100। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मतदान के बारे में है। हाँ, निर्णय कैसे लिए जाएंगे। ये स्पष्ट करता है कि संसद के दोनों सदनों में सभी निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर ही लिए जाएंगे। बहुमत का ये सिद्धांत ही किसी भी लोकतंत्र की असली धड़कन है। संसद में कितनी भी शानदार बहस क्यों ना हो जाए, अंततः जो भी कानून बनेगा वो इसलिए बनेगा क्योंकि ज्यादातर लोगों के प्रतिनिधि उस पर सहमत है। इसमें एक और दिलचस्प बात है। क्या? जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वे आमतौर पर किसी भी मुद्दे पर वोट नहीं देते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि पक्ष और विपक्ष के वोट बिल्कुल बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो वे अपना निर्णायक मत या कास्टिंग वोट डाल सकते हैं। हाँ, ये व्यवस्था इसलिए है ताकि कोई भी महत्वपूर्ण फैसला बीच में अटका ना रहे। तो हमने अनुच्छेद 50 से लेकर 100 तक का एक लंबा और बेहद जानकारी भरा सफर तय किया है। अगर इस पूरी चर्चा को एक जगह समेटा जाए तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कैसे ये 50 अनुच्छेद एक विशाल देश को चलाने का एक बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। हमने शुरुआत में देखा कि कैसे न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह अलग रखा गया है, और कैसे राष्ट्रपति देश के प्रमुख तो हैं, लेकिन असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास है। हमने ये भी देखा कि कैसे संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की स्थिरता और जनता की आवाज दोनों को सामने लाते हैं। ये सब किसी एक विशाल मशीन की तरह है जिसके हर पुर्जे का अपना एक खास काम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मशीन इस तरह से डिजाइन की गई है कि कोई भी एक हिस्सा दूसरे पर पूरी तरह से हावी ना हो सके। सत्ता का ये विकेंद्रीकरण और हर संस्था का एक दूसरे पर नियंत्रण, यही इस संविधान की सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा का अंत करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार है जो मेरे जहन में बार बार आ रहा है। अगर हम गहराई से सोचें
तो अभी हमने अनुच्छेद 100 पर बात की, जो कहता है कि संसद में हर निर्णय बहुमत से होता है। हाँ, बहुमत के पास किसी भी कानून को बनाने या बदलने की एक तरह से असीमित शक्ति नजर आती है। लेकिन हमारी आज की चर्चा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अनुच्छेद 50 से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट है ना? सोचिए, एक तरफ बहुमत की वो अपार ताकत जो संसद में कोई भी कानून पास कर सकती है, और दूसरी तरफ एक स्वतंत्र अदालत बैठी है जो ये सुनिश्चित करती है कि वो बहुमत भी संविधान के तय नियमों के भीतर ही रहे। क्या यही वो अदृश्य धागा नहीं है जो इस पूरे ढांचे को किसी की तानाशाही में बदलने से रोकता है? निश्चित रूप से यही वो संतुलन है जो हमें बचाता है। अगली